नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है घर हुआ नीलाम और बेटों ने छोड़ दिया साथ। तो फिर हुआ कुछ ऐसा कि जो बेटे घर छोड़कर भाग गए थे, आज वही बेटे नाक रगड़ते हुए उसी घर में वापस आ गए। आखिर ऐसा क्या हुआ, आइए जानते हैं। माता पिता घर से कैसे हुए बेघर, आइए चलिए जानते हैं कि ये कैसे हुआ। एक शहर के पास एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था रामपुर। उस गांव के ही एक घर में अखिलेश जी रहते थे, जिनके 3 लड़के थे। और अखिलेश जी अपने तीनों बच्चों से बहुत प्यार करते थे। अखिलेश जी की पत्नी लक्ष्मी जी भी अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थीं। उनका एक खुशहाल परिवार था। उनके बड़े बेटे का नाम राघव और छोटे वाले का सुमित, और उनके सबसे छोटे बेटे का नाम राजू था। तीनों बच्चे भी अपने माता पिता से बहुत प्यार करते थे। हर माता पिता की तरह उन्होंने भी अपने बच्चों के लिए बहुत सपने देख रखे थे। अखिलेश जी अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर कामयाब होते हुए देखना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि जैसे वह मेहनत मजदूरी करके काम कर रहे हैं, वैसे उनकी औलाद भी करे। वे सोचते थे कि बच्चे पढ़ लिख लेंगे तो किसी अच्छे मुकाम पर पहुंच जाएंगे और उन्हें शारीरिक मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बस थोड़ा बहुत दिमाग लगाएंगे और खूब पैसा कमाएंगे। हमारी तरह हर चीज़ के लिए सोचना नहीं पड़ेगा इन्हें। बस यही सब सोचकर उन्होंने अपने बच्चों के लिए बहुत सपने देख रखे थे। अखिलेश जी अपने बेटों में से एक को इंजीनियर और दूसरे को डॉक्टर और अपने छोटे लड़के को वकील बनाना चाहते थे। उनके बच्चे भी पढ़ने में बहुत होशियार थे। उन तीनों ने भी वादा किया था कि हम पढ़ लिख कर आपकी इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे। जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं, तब तो वे अपने माँ बाप की हर बात मानते ही हैं और अपने माता पिता से बहुत प्यार भी करते हैं। लेकिन जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, न जाने क्यों उन्हें अपने माता पिता से, उनकी बातों से, उनके समझाने से, हर चीज़ से परेशानी होने लगती है। अखिलेश जी रामपुर की सबसे बड़ी फैक्ट्री में काम करते थे। उनकी तनख्वाह भी अच्छी खासी थी। वह अपने बच्चों को कोई परेशानी नहीं आने देते थे, उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी करते। अखिलेश जी जिस फैक्ट्री में काम करते थे, वह बहुत सालों से उसी फैक्ट्री में लगे हुए थे। और जो फैक्ट्री के मालिक थे, क्योंकि अखिलेश जी पिछले कई सालों से लगातार इसी कंपनी में काम कर रहे थे, तो वह एक बहुत ही ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और परिश्रमी व्यक्ति थे। अपने काम के प्रति बहुत ही सजग रहने वाले इंसान। कभी भी उन्होंने अपने काम को कल पर नहीं डाला। बहुत ही लगन के साथ अपना हर काम किया करते थे और उनकी इसी मेहनत और ईमानदारी को देखते हुए अखिलेश जी की कंपनी का बॉस भी उन्हें बहुत अच्छे से जानता था और उनके बहुत अच्छे संबंध थे। कंपनी का बॉस हालांकि बहुत ही ऊंचे तबके पर था और अखिलेश जी कंपनी में काम करने वाले मामूली वर्कर, लेकिन फिर भी वह अखिलेश जी को अपने भाई के समान समझता था। उनके साथ उसका रिश्ता बहुत ही घनिष्ठ था। इतने वर्षों से, इतनी लगन से वे इस कंपनी से जुड़े हुए थे और कहीं ना कहीं इस कंपनी के ऊंचाइयों को छूने में उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान था और यह बात कंपनी का बॉस भी स्वीकारता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और अब कुछ दिनों बाद दिवाली भी आने वाली थी। उसकी तैयारियां भी जोर शोर से चल रही थीं। अखिलेश जी ऑफिस से घर जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि वहीं रास्ते में 8 से 10 साल का लड़का उदास बैठा हुआ है। उसके पास कोई नहीं था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसका कुछ खो गया है, जिसे वह ढूंढ रहा हो। उसके चेहरे पर
एक अजीब सी बेचैनी थी। जब अखिलेश जी ने उस बच्चे को देखा तो उन्हें थोड़ा अजीब सा लगा कि इतना छोटा बच्चा यहाँ अकेला बैठा है, न जाने क्या बात है। फिर उन्होंने सोचा कि एक बार इस बच्चे से पूछ कर देखता हूँ कि इसके साथ कोई है भी या कोई और ही बात है। ऐसा ना हो कि किसी मुसीबत का मारा हो बेचारा। बस यही सोचकर वे उस बच्चे के पास पहुँचे और उससे कहने लगे कि बेटा, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? क्या हुआ? तुम्हारा कुछ खो गया है क्या? तब वह लड़का पहले तो खामोश यूं ही बैठा रहा, अखिलेश जी की ओर देखता रहा और फिर रोता हुआ बोला, हाँ, मेरा सब कुछ खो गया है जो अब मुझे कभी नहीं मिलेगा। इतने छोटे बच्चे के मुंह से ऐसी बात सुनकर अखिलेश जी ने कहा, क्यों बेटा, ऐसा क्या खो गया है तुम्हारा? तभी वह लड़का कहता है कि अब मेरा कोई नहीं है। मेरे माता पिता का एक्सीडेंट हो गया। अब वह इस दुनिया में नहीं रहे और मुझे अकेला छोड़ गए। अब मुझे कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा। अब मुझे भी इस दुनिया में रहना ही नहीं है। मैं भी इस दुनिया से चला जाऊँगा। तब अखिलेश जी कहते हैं कि नहीं बेटा, ऐसा मत बोलो। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। अब तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अब मेरे घर चलो। आज से तुम वहीं रहना, हमारे घर में मेरे परिवार के साथ। तुम्हें अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो, अब घर चलते हैं। अखिलेश जी ने इतना कहकर उस लड़के की ओर अपना हाथ बढ़ा दिया और कहा कि आज के बाद तुम बिल्कुल अकेले नहीं हो। तुम भी मेरे परिवार का हिस्सा हो। तुम एक बार मेरे साथ मेरे घर तो चलो, वहाँ तुम्हें सब मिलेगा। तुम्हारा जो कुछ भी तुमसे छिन गया है, जो खो गया है, वहाँ तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। वहाँ तुम्हें माँ भी मिलेगी और पिता भी, भाई बहन भी मिलेंगे। पूरा परिवार है वहाँ। चलो मेरे साथ। अब उस लड़के ने भी जब अखिलेश जी की ओर देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कुछ सोचा और फिर अखिलेश जी का हाथ थाम लिया और उनके साथ चल पड़ा। चलते चलते अखिलेश जी ने उस लड़के से बातचीत करना शुरू कर दिया और अब वे उस लड़के से बोले कि बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? तब वह लड़का बोला, मेरा नाम अखिल है। अखिलेश जी उसका नाम सुनकर खुश हो गए और उन्होंने हंसते हुए कहा कि अरे वाह, ये तो मेरा नाम है। कितनी अच्छी बात है ना, हम दोनों का नाम सेम सेम है। आज से तुम मेरे बेटे की तरह हो। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा और तुम्हें एक ईमानदार, अच्छा और कामयाब इंसान बनाऊंगा। मैं यह तो नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए एक से एक बढ़िया चीज़ ला कर दूंगा, लेकिन जो भी मेरे बच्चों के लिए है वह सब कुछ मैं तुम्हारे लिए भी लेकर आऊँगा। और बहुत अच्छी तो नहीं, पर एक अच्छी ज़िंदगी तुम्हारे नसीब में भी होगी। जैसे मेरे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे, वैसे ही मैं तुम्हें भी बढ़ाऊँगा। बस पूरे रास्ते ऐसे ही बात करते करते वे घर पहुँच जाते हैं। घर पहुँचने पर अखिलेश जी के बच्चों ने जब अखिलेश जी के साथ अखिल को भी देखा तो वह अपने पिताजी से पूछने लगे कि पापा, ये लड़का कौन है जिसे आप अपने साथ लेकर आए हैं? पहले तो हमने इसे कभी नहीं देखा। इस पर अखिलेश जी ने अपने बच्चों और अपनी पत्नी को बताया कि बेटा, इसका नाम अखिल है और यह बहुत मुसीबत में है। ये कहकर फिर अखिलेश जी ने अखिल के बारे में सब कुछ अपने घर पर बता दिया। तभी अखिलेश जी के बड़े बेटे राघव ने अखिल के कंधे पर हाथ रखा और बोला, चिंता मत कर अखिल, आज से मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। अखिल राघव की बात सुनकर बहुत खुश हो गया। फिर अखिल अखिलेश जी से बोला, आपका इतना अच्छा परिवार है। भला आजकल इस दुनिया में ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ कि मुझे आप मिले, जिसने मेरे हालातों को समझा,
मुझको समझा। अखिलेश जी की पत्नी को भी हाथ जोड़कर धन्यवाद किया और कहा, माता जी, मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। जिंदगी भर मैं आपका यह एहसान नहीं भूल पाऊंगा। आप लोगों ने मुझ जैसे अनाथ को अपने घर में बुलाया और यहाँ रख रहे हैं। यह एहसान तो मैं जिंदगी भर भी नहीं उतार पाऊंगा। अगर आप लोग ना होते तो मेरा क्या होता? सड़कों पर जिंदगी भर शायद यूं ही भटकता रहता, या शायद किसी वाहन के नीचे आकर यूं ही मर जाता। न जाने मेरा क्या होता। अखिल की ये बातें सुनकर लक्ष्मी जी ने अखिल को गले से लगा लिया और कहा, आज से तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो। जैसे मेरे बाकी बच्चे हैं, वैसे ही मेरे लिए आज से तू भी है। कभी भी खुद को इन सब से अलग मत समझना। जैसे हम इन सब के लिए इनके माँ बाप हैं, वैसे ही आज से तेरे लिए भी हम दोनों तेरे माता पिता के समान ही हैं। कभी भी किसी चीज़ के लिए झिझकने की ज़रूरत नहीं है तुझे, ना ही कुछ सोचने की ज़रूरत है। यह तेरा परिवार है, यह तेरा घर है। यहाँ हम सब तेरे अपने हैं। समझ में आया तुझे? यह कहकर उन्होंने उसे गले लगा लिया। अखिल भी उन सब की बातों से, उन सब के व्यवहार से बहुत ज़्यादा खुश था। उस अनजान घर में, अनजान लोगों के बीच उसे इस बात का एहसास ही नहीं था कि वह कोई पराया है। वह बहुत ही जल्दी सब लोगों के साथ बिल्कुल घुल मिल गया था और बिल्कुल परिवार के सदस्य की तरह ही सब लोगों ने उसे भी स्वीकार कर लिया था। सब लोग उसके साथ बहुत खुश रहते थे और घर के सभी लोग अखिल के आने से बहुत खुश थे। और इधर दिवाली का त्योहार भी आने वाला था, तो अखिलेश जी सबके लिए नए नए कपड़े लेकर आए, जिससे उनके सभी बच्चे बहुत खुश हो गए। अखिल भी अपने नए कपड़े देखकर बहुत खुश हुआ। और अगले दिन अखिलेश जी अपने ऑफिस गए तो उन्होंने ऑफिस पहुंचकर सबसे पहले अपने बॉस को अखिल के बारे में सब बताया। अखिलेश जी के बॉस ये सुनकर बहुत खुश हो गए और बोले, इतना निर्मल कोई कैसे हो सकता है? तुम जिससे भी मिलते हो उसे अपना बना लेते हो। तभी अखिलेश जी कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, बस लोगों के अंदर प्यार होना चाहिए, रिश्ते तो खुद ब खुद बन जाते हैं। तभी अखिलेश जी के बॉस कहते हैं कि मैं तुम्हें दिवाली का बोनस देना चाहता हूँ। फिर अखिलेश जी ने कहा कि हाँ सर, सच कहूँ तो बहुत दिनों से मैं भी आपके बोनस का इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि आपने बोला था ना कि इस बार मैं आपको कुछ अलग बोनस दूंगा, जिसे देखकर तुम बहुत खुश हो जाओगे। ऐसा क्या है? आखिरकार अब तो आप मुझे बता ही दीजिए सर, क्योंकि अब तो वह दिन आ ही गया है जब आप मुझे मेरे बोनस के बारे में सब कुछ बताएं। इस पर अखिलेश जी के बॉस ने उनकी आंखों पर पट्टी बांधी और कहा कि मैं आपको अपने साथ कहीं लेकर जाना चाहता हूँ, चलिए मेरे साथ। इतना कहकर वह उन्हें उनकी आंखों पर काली पट्टी बांधकर वहां से कहीं दूर ले गए और गाड़ी में बैठकर वे लोग बहुत दूर पहुंच गए। फिर अखिलेश जी के बॉस ने उन्हें गाड़ी से उतारा तो अखिलेश जी ने अपनी आंखों से वह पट्टी हटा दी। अपने आप को एकदम अनजान और नई जगह पर देखकर अखिलेश जी थोड़े से चौंक गए और थोड़े चौंकते हुए अपने बॉस से बोले, ये क्या बॉस, आप मुझे कहाँ लाए हैं? इस पर उनके बॉस ने उनकी आंखों पर फिर से पट्टी बांधी और कहा कि आप चलिए तो सही, मेरे साथ चलिए, आपका बोनस यहीं रखा है। लेकिन अखिलेश जी बहुत अचंभित थे और अपने बॉस से लगातार पूछे जा रहे थे कि बॉस, आप मुझे कहाँ ले आए अचानक, और आपने मेरी आंखों पर पट्टी क्यों बांध दी? ये सब क्या है बॉस? तभी बॉस बोलते हैं, अभी तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा, चलो तो सही। हाँ, बस यहीं रुक जाओ, मैं तुम्हारी आंखों की पट्टी खोलता हूँ। जब वह अखिलेश जी की आंखों से पट्टी हटाते हैं तो अखिलेश जी देखते हैं
कि उनके सामने एक आलीशान घर चमक रहा था। तभी अखिलेश जी अपने बॉस से कहते हैं, ये सब क्या है बॉस? फिर उनके बॉस ने कहा कि ये तुम्हारे लिए है, इसको लेने से मना मत करना, ठीक है? क्योंकि मैंने तुमको दिवाली पर कभी बोनस नहीं दिया, और यह जितनी भी दिवाली निकल गई हैं उनका बोनस भी मैंने तुम्हें कभी नहीं दिया। तो मैंने सोचा कि तुमको कुछ अच्छा सा दिया जाए, तो मुझे यही सूझा कि क्यों ना तुम्हारे लिए एक घर खरीदें। यह सब देखकर अखिलेश जी बहुत भावुक हो गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने बॉस को गले से लगा लिया और बोले कि आप जैसे बॉस पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। भला अपने एम्प्लॉयज़ के लिए इतना कौन करना चाहेगा? आज के ज़माने में तो लोग काम करने के बदले में भी पैसे देकर यही समझते हैं कि हम जैसे वर्कर्स पर कितना एहसान कर रहे हैं। और इधर एक आप हैं जिन्होंने मेरे बारे में इतना सोचा। आज के ज़माने में भला कोई कहाँ किसी के लिए कुछ करना चाहता है? तभी बॉस बोले, क्यों नहीं चाहेगा? जब उसका एम्प्लॉय इतना अच्छा हो, उसके लिए सब करना चाहेंगे। पता है ना, तुम्हें मैं अपने भाई की तरह मानता हूँ, और फिर इतने सालों से हमारे लिए तुम काम कर रहे हो, और तुमने हमारे ऑफिस के काम में जो भी मुश्किल या कठिनाई आई है, तुमने हमेशा हमारा साथ दिया है। तो हम तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकते क्या? फिर अखिलेश जी बोले कि अगर आप जैसे बॉस हों तो सभी लोग सफलता के पड़ाव पर होंगे। अखिलेश जी ने अपने बॉस का वह तोहफा स्वीकार कर लिया और आज वह बहुत ज़्यादा खुश थे। और खुशी की बात भी थी, इसी खुशी को बांटने के लिए वह तुरंत अपने परिवार के पास पहुँचे। जैसे ही अखिलेश जी घर पहुँचे तो उनके चेहरे के हाव भाव, उनके बोलने का तरीका देखते ही लक्ष्मी जी को पता चल गया कि आज वह बहुत खुश हैं। तब उन्होंने अखिलेश जी से कहा, आज क्या बात है? आज तो आप बहुत खुश लग रहे हो। तभी अखिलेश जी ने अपने सभी बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा कि बच्चों, जल्दी जल्दी से मेरे पास आओ, मुझे तुम सबको बहुत ज़रूरी बात बतानी है। उन्होंने अपने सारे बच्चों को बुला लिया और कहा कि आज मुझे बहुत बड़ा गिफ्ट मिला है, जिसे तुम सब देखकर खुश हो जाओगे। चलो, मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ। तब अखिलेश जी सबको लेके गए और सबको नया घर दिखाया। फिर उनको वह सारी बात बताई जो उनके बॉस ने उनसे कही थी। वह बात सुनकर लक्ष्मी जी बहुत खुश हो गईं। साथ ही परिवार के बाकी सदस्य भी बहुत खुश थे और उन्होंने अपनी यह दिवाली अपने नए घर में ही मनाने का फैसला किया। और अब पूरा परिवार अपना पुराना घर छोड़कर अपने नए घर में शिफ्ट हो गया। और इस बार की दिवाली उनके लिए और भी ज़्यादा खुशियाँ लेकर आई थी। पूरे परिवार ने साथ मिलकर बहुत अच्छे से अपनी दिवाली मनाई और ऐसे ही समय आगे बढ़ता रहा और दिन, महीने और साल बीतती रहीं और आज उनके बच्चे बड़े हो चुके थे। उनके बच्चों ने उन्हें जो वादा किया था, उन्होंने अब तक अपना वह वादा पूरा कर दिया था। उनका बड़ा बेटा राघव इंजीनियर बन गया, छोटा वाला वकील बन गया और दूसरा वाला वह भी डॉक्टर बन चुका था। और अखिलेश जी ने अखिल को भी बहुत पढ़ाया लिखाया, लेकिन उन्होंने अखिल के ऊपर भी कोई दबाव नहीं रखा। वह जो करना चाहता था उन्होंने उसे करने दिया। पढ़ाई के मामले में अखिल भी बहुत होशियार था और उसने बड़ा होते होते फैसला किया कि वह बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करेगा और एक बिजनेसमैन बनेगा, जिसमें अखिलेश जी ने उसका साथ दिया और आखिरकार कोर्स करवा दिया। इधर उनके तीनों बेटे भी सफल हो चुके थे और इधर अखिल भी बीतते समय के साथ अखिल एक बिजनेसमैन बन गया और उसने अपना कार का शोरूम खोला। अब अखिलेश जी के लगभग सभी बच्चों ने अपनी मंजिल हासिल कर ली। आज अखिलेश जी बहुत खुश थे। अखिल बाहर रहता था, उसने अपना खुद का घर ले लिया था।
अखिलेश जी के दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी। शादी के कुछ टाइम तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन लगभग 1 साल के भीतर ही उनके दोनों बेटों ने घर छोड़ने का मन बना लिया। और फिर राघव और उसके छोटे भाई दोनों ने मिलकर यह फैसला किया कि अब वे दोनों यह घर छोड़कर चले जाएंगे, और इस बारे में वे अपने पिता से बात करना चाहते थे। यही सोचकर फिर वह दोनों अखिलेश जी के पास आए और बोले, पापा, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। हमने नया घर बनाया है, अब हम उसी में रहेंगे। राघव कहने लगा कि पापा, मैं सुमित को लेकर चला जाऊंगा जहाँ मैंने घर बनाया है। अब आप दोनों देख लीजिए कि आप अब कहाँ रहेंगे। मैं तो इस घर को बेचना चाहता हूँ। तब अखिलेश जी, जिनकी जॉब भी छूट चुकी थी, अब अखिलेश जी और लक्ष्मी जी अपने बच्चों से कहने लगे कि बेटा, अगर तुम यहाँ से चले जाओगे और फिर इस घर को बेच दोगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे। तभी उनका छोटा बेटा बोला, आप अब कुछ करते तो हो नहीं, बाहर जाकर भीख ही मांग लीजिए। यह सुनकर अखिलेश जी चौंक गए और बोले कि बेटा, यह तुम क्या कह रहे हो। मैं तो यह सोच भी नहीं सकता कि तुम दोनों मुझसे कुछ ऐसा भी कहोगे। तुम तो मुझसे कितना प्यार करते थे, फिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। तभी राघव बोला, प्यार करते थे, है नहीं। अब हमारा आपसे कोई रिश्ता नहीं है। अब आप अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। इतना कहकर राघव और सुमित चले जाते हैं। फिर अखिलेश जी से उनकी पत्नी लक्ष्मी जी कहती हैं कि आप कुछ भी करके इस घर को नीलाम होने से बचा लो, नहीं तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अखिलेश जी लक्ष्मी जी को समझाते हुए कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं ये घर नीलाम नहीं होने दूंगा। हम राघव को समझाएंगे, वह ज़रूर मानेगा। तभी अखिलेश जी और लक्ष्मी जी राघव के पास जाते हैं और कहते हैं, बेटा, तुम ये घर नीलाम कर दोगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे। और तुम्हारा छोटा भाई भी तो है, उसकी तरफ भी तो देखो। इतना सुनकर राघव बोला, तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। आप बस अपनी चिंता करिए, आपको नहीं ले जा सकता। अब अपना इंतज़ाम कर लो, मैं आपका बोझ नहीं उठा सकता। इतना कहकर राघव ने अपने कमरे से अखिलेश जी और लक्ष्मी जी को बाहर निकाल दिया। अगले दिन नीलामी के बारे में सोचते सोचते ही अखिलेश जी सो जाते हैं और आज नीलामी वाला दिन आ गया। राघव और सुमित दोनों अपना बैग पैक करके घर से निकल जाते हैं। फिर घर के बाहर घर की नीलामी होना शुरू हो गई। अखिलेश जी और लक्ष्मी जी घर के अंदर ही थे। लक्ष्मी जी कहने लगी कि मैं ये नीलामी की आवाज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये कहकर भागी भागी वह अपने कमरे में चली गईं और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। तभी अखिलेश जी भी उनके पीछे पीछे गए और दरवाज़ा खटखटाने लगे, पर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। अखिलेश जी घबरा गए और ज़ोर से दरवाजे में धक्का मारा। तब दरवाज़ा खुलते ही लक्ष्मी जी कुर्सी पर शांत बैठी हुई दिखी, तो अखिलेश जी उनसे कहने लगे, अच्छा हुआ तुम ठीक हो, मैं तो डर ही गया था लक्ष्मी। तुम इतनी शांत क्यों हो गई, बोलो ना कुछ, इतनी शांत क्यों बैठी हो। अखिलेश जी जब लक्ष्मी जी को हिलाने लगे तो लक्ष्मी जी का सिर अखिलेश जी के कंधे पर गिर गया। तब अखिलेश जी को पता चला कि लक्ष्मी जी अब इस दुनिया में नहीं रहीं। अखिलेश जी कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि वह क्या करें। उनकी स्थिति को समझने वाला कोई नहीं था। अब अखिलेश जी के पास कुछ भी नहीं था, ना ही घर और ना ही लक्ष्मी जी। उनके हालात बहुत बुरे हो चुके थे। वह किसी मंदिर में भीख मांगने लगे और वह उसी मंदिर में रहते और भीख मांगकर अपना पेट भरते थे। उनके तीनों बेटों ने कभी उनको ढूंढने की कोशिश भी नहीं की और ना ही वो जानते थे कि वह किस दौर से गुजर रहे हैं। और इधर अखिल, जिससे सबके बारे में कुछ भी नहीं पता था, वह तो अपने काम में उलझा हुआ था। और उसकी जब भी लक्ष्मी जी या अखिलेश जी से बात होती
तो वह उनसे उनके हालचाल पूछता। लेकिन उन दोनों ने कभी भी अखिल को इस बारे में कुछ नहीं बताया। लेकिन इतने बुरे हालात होने के कारण अब तो अखिलेश जी अखिल से बात भी नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण अखिल की चिंताएं बढ़ गईं और वह सब छोड़ छाड़ कर आखिरकार अपने घर पहुंचा। घर जाने पर उसे पता चला कि यह घर तो नीलाम हो चुका है और अखिलेश जी कहाँ रहते हैं अब यह कोई नहीं जानता। जब अखिल इतना सब होने के बाद घर पहुंचा, तभी उसे लक्ष्मी जी के बारे में भी पता चला। अपनी माँ समान महिला के बारे में, उनके निधन के बारे में सुनकर अखिल बहुत रोया और वह दिन रात अखिलेश जी को ढूंढने में लग गया। उसने बहुत कोशिशें की पर वे उसे कहीं न मिले। एक दिन थक हार कर वह मंदिर में प्रार्थना करने गया और वहाँ गरीबों को खाना खिलाने लगा। वह अपने हाथों से उन सबको खाना परोस रहा था। वहीं पर अखिलेश जी भी बैठे हुए थे, पर वह अखिल को देख नहीं पाए और शॉल ओढ़कर नीचे नजर करके बैठे रहे। अखिल जब खाना परोसते समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और उन लोगों को खाना परोस रहा था, तो तभी उसकी नज़र वहाँ बैठे अखिलेश जी पर पड़ी, जो कि उन लोगों के साथ बैठे हुए थे जो कि भीख मांगते हैं। तभी अखिल अखिलेश जी के पास गया और अखिलेश जी को गले से लगा लिया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह रोते हुए बोला, बाबूजी, आप यहाँ कैसे? ये सब क्या हो गया? आपकी ये हालत कैसे हुई? तब अखिलेश जी ने अखिल को सारी बात बताई। यह सब सुनकर अखिल को अपने भाइयों पर बहुत गुस्सा आया और वह बोला, क्या आप मेरे साथ चलिए, अब आप यहाँ नहीं रहेंगे, आज से आप मेरे साथ मेरे घर रहेंगे। पर अखिलेश जी जाने से मना करने लगे और कहने लगे कि मैं किसी के लिए बोझ नहीं बनना चाहता, मुझे अब यहीं रहने दो। तब अखिल बोला, नहीं बाबूजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप मेरे लिए आप बोझ नहीं हैं। भले मैं आपका सगा बेटा नहीं हूँ, पर मैं आपको भगवान की तरह मानता हूँ और मैं जब तक जिंदा हूँ आपको यहाँ तो नहीं रहने दूंगा। आप मेरे साथ चलेंगे, मैंने फैसला कर लिया है। फिर अखिलेश जी उसकी जिद के आगे हार ही गए और अखिल के साथ चले गए। अखिल अखिलेश जी को अपनी पत्नी से मिलवाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम कहती थी ना तुम्हारे भगवान कहाँ हैं? ये हैं मेरे भगवान जो मेरे दिल और दिमाग में रहते हैं और आज से ये हमारे साथ रहेंगे। यह बात सुनकर अखिल की पत्नी पूजा बहुत खुश हो जाती है और अखिलेश से कहती है, बाबूजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए, आपके आशीर्वाद के लिए कब से तरस रही थी। अखिलेश जी पूजा को आशीर्वाद देते हुए बहुत खुश हुए और मन ही मन सोचने लगे कि ये पराए होकर भी अपने लग रहे हैं और जो अपने थे वो पराए हो गए हैं। फिर अखिलेश जी वहीं रहने लगे, अखिल और पूजा के पास। एक दिन अखिलेश जी लॉटरी का टिकट खरीदते हैं जिसका इनाम 10 करोड़ रुपए है। फिर 10 दिन बाद लॉटरी खुलती है तो पता चलता है कि अखिलेश जी की लॉटरी का नंबर आ गया है। अखिलेश जी भी बहुत खुश होते हैं, पर अखिल उनसे एक पैसा भी नहीं लेता और कहता है कि सारे पैसों की ज़रूरत आपको है, आप इन्हें अपने पास ही रखिए बाबूजी। ऐसे ही सब चलता रहता है। फिर राघव इंजीनियर तो बन गया, पर उसका कामकाज गलत होने के कारण उसे इंजीनियर की पोस्ट से हटा देते हैं और उसका काम भी बंद हो जाता है। वह फिर अपने छोटे भाई सुमित के पास जाता है और सुमित को अपने बारे में बताता है, पर सुमित उसकी मदद करने से मना कर देता है और बोलता है कि भैया, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो मैं आप पर लुटा सकूं। वैसे भी इस समय मेरा काम नहीं चल रहा, प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए। राघव वहाँ से लौट जाता है। वह घर आकर अपनी पत्नी से कहता है कि कोई मेरी मदद करने को तैयार नहीं है, अब मैं क्या करूं? मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा। उसका सबसे छोटा भाई राजू, जो कि वकील बन चुका था, अब राघव राजू से कुछ मदद के लिए पैसे देने को कहता है। तो इतना कहने पर ही
राजू उस पर भड़क गया और बोला, हर समय मुझसे पैसे मांगते रहते हो। मेरे पास क्या कोई पेड़ है? अभी मेरा खर्च ही क्या है जो मैं तुम्हें भी पैसे देता रहूं? अगर तुम्हें इतनी ज़्यादा परेशानी है मुझसे तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, समझे? राजू की यह बात सुनकर राघव हैरान हो गया और राजू से कहने लगा, तुम मुझसे ये किस तरह बात कर रहे हो राजू? तभी राजू बोला, आप इसी लायक हो, समझ गए? फिर राघव को अपनी बोली हुई बात याद आ जाती है कि उसने अपने पापा से क्या कहा था। फिर राघव अपने पिताजी को याद करने लगता है। अब उसे समझ आ चुका था कि जब अपने ही आपके साथ ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं तो कितना बुरा लगता है। वह अपनी गलती का पश्चाताप करना चाहता था, पर उसे पता ही नहीं था कि मेरे पिताजी कहाँ हैं। वह सब जगह भटकता रहता है, पर उसे अपने पिताजी नहीं मिलते हैं। तभी वह रास्ते में चल रहा होता है तो उसे 4 पहिए वाली गाड़ी में अखिलेश जी बैठे हुए दिखाई देते हैं। तभी राघव उन्हें देख लेता है और उनकी गाड़ी के पीछे पीछे भागने लगता है। फिर अखिलेश जी ने भी जब राघव को देख लिया तो उन्होंने भी गाड़ी रास्ते में रोक ली और गाड़ी में से उतरकर बाहर खड़े हो गए। पहले तो राघव हैरान हो गया कि पापा गाड़ी में कैसे। फिर वह भागकर अखिलेश जी के पास गया और उनके पैरों में गिर गया और माफ़ी मांगने लगा। फिर राघव कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए और अपनी बातें बताता है। फिर फूट फूट कर रोने लगा। अखिलेश जी ने राघव को उठाया और कहा, अब तुम्हें पता चला कि जब कोई अपना हमसे ऐसे बोलता है तो कितना बुरा लगता है। सोचो, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तुमने भी मेरा साथ छोड़ दिया और मुझसे घर भी छीन लिया और फिर तुम्हारी माँ ने उसी घर में अपनी जान दे दी। मैं तो अकेला पड़ गया था। मुझे तो तुमने भीख मांगने को छोड़ा था, पर आज तुम्हारी दुर्दशा मेरी तरह हो गई है। पर मुझे तो सहारा मिल गया, अब तुम्हें कौन सहारा देगा? ये सुनकर राघव बोला, पापा ऐसा मत कहिए, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। मैं अब से ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जो आपको तकलीफ़ दे। मुझे माफ़ कर दीजिए पापा। राघव को अब अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था। फिर अखिलेश जी राघव को माफ़ कर देते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। अखिलेश जी राघव को वहीं ले जाते हैं जहाँ उनका पुराना घर था। राघव अखिलेश जी से कहता है, पापा यह घर तो बिक चुका था। तभी अखिलेश जी बोले, अब ये मैंने खरीद लिया है, आज से तुम यहीं रहोगे। तब राघव बोला, आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा पापा। फिर राघव और उसकी पत्नी उस घर में रहने लगे। राघव अखिलेश जी से कहता है कि पापा क्या आप यहाँ नहीं रहेंगे? तब अखिलेश जी ने जवाब दिया और कहा, मैं जब तक इस घर में नहीं आऊँगा जब तक मेरे तीनों बेटे इस घर में नहीं आ जाते। ये कहकर अखिलेश जी वहाँ से चले गए। फिर कुछ दिनों बाद सुमित, जो कि डॉक्टर था, उसने किसी रोगी को गलत इंजेक्शन दे दिया, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। यह बात पूरे हॉस्पिटल को पता चल गई और अस्पताल से उसे बाहर निकाल दिया और उसके घर पर छापा मारा गया कि वे अब डॉक्टर की जगह नहीं ले सकता। अब उसको डॉक्टर का कोट नहीं मिलेगा। फिर सुमित को कुछ भी समझ नहीं आता कि वह क्या करे। फिर अपने बड़े भाई राघव के पास गया मदद मांगने के लिए, पर वह वहां जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि राघव वहां नहीं रहता। सुमित फिर आसपास पता करने की कोशिश करता है तो सुमित को पता चलता है कि वह अपने पुराने घर में रहते हैं, जबकि ये घर तो बिक चुका था। जब सुमित राघव के पास अपने पुराने घर गया तो सुमित राघव से पूछता है, भाई यह घर तो बिक चुका था, फिर आप यहाँ कैसे? फिर राघव बोला, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, मैं कहीं भी रहूँ? तुमने तो मेरे बुरे वक्त में हाथ खड़े कर दिए, अब यहाँ क्यों आए हो? तब सुमित अपनी सारी बात बताता है। राघव सारी बात सुनने के बाद बोलता है, कल मेरा वक्त ऐसा था और आज तुम्हारा है। बताओ, मैं भी तुम्हें इसी तरह घर से बाहर कर दूं तो कैसा लगेगा? तभी सुमित बोला, नहीं भाई, मुझे माफ़ कर दीजिए,
मैं आगे से ऐसा काम कभी नहीं करूँगा। मुझे आपकी ज़रूरत है, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। राघव ने कहा, माफ़ी मांगनी है तो मुझसे नहीं, पापा से मांगो, जिन्होंने हमारे गलत होने पर भी हमें ये घर दिया रहने को। तभी सुमित बोला, पापा? कहाँ है पापा? और उनके पास इतने पैसे कहाँ से आए जो उन्होंने ये घर खरीद लिया? तभी अखिलेश जी बाहर से आए राघव से मिलने के लिए, तो वह देखते हैं कि सुमित भी यहीं है। सुमित जब अखिलेश जी को देखता है तो उनके पैरों में गिर जाता है और उनसे माफ़ी मांगने लगा, और जो बात अस्पताल में हुई थी उसने वह बात बताई और बोला, पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, एक आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं, भाई ने मेरी मदद करने से मना कर दिया है। तब अखिलेश जी कहते हैं, वाह बेटा, माफ़ी भी किस लिए मांग रहा है? अपना काम निकालने के लिए। यहाँ मतलबी लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी सुमित बोला, नहीं पापा, जब मेरा खुद का अस्पताल खुल जाएगा तो आपके पैसे मैं लौटा दूंगा। और हाँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और मैं भी यहीं अपने घर में रहूँगा सभी के साथ। प्लीज़ पापा मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर अखिलेश जी सुमित को भी माफ़ करते हुए कहते हैं, ऐसी गलती दोबारा मत करना, नहीं तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। इतना कहकर अखिलेश जी चले जाते हैं। फिर सुमित अपने परिवार को लेकर वहीं रहने लगता है और उसे अपनी गलती का भी एहसास हो जाता है। वह उस घर में खुशी खुशी रहते हैं। फिर 1 महीने बाद अखिलेश जी का सबसे छोटा बेटा राजू, जो कि वकील था, वह बाइक से कोर्ट जाया करता था। एक दिन जब वह कोर्ट जा रहा था तभी उसका एक्सीडेंट हो गया। वह सुनसान रास्ता था और वह वहीं बेहोश पड़ा हुआ था। तभी एक गाड़ी जो उसी रास्ते से जा रही थी वह रुक गई। उस गाड़ी में से अखिलेश जी निकलते हैं। वह देखते हैं कि राजू का एक्सीडेंट हो गया, तो वह उसे जल्दी से अस्पताल ले जाते हैं। जब राजू को होश आता है तो उसके पास अखिलेश जी बैठे होते हैं। अखिलेश जी राजू से पूछते हैं कि अब तुम ठीक तो हो ना? तभी वहाँ राघव और सुमित आ जाते हैं और राजू से उसका हाल पूछते हैं कि तुम ठीक हो भाई? अखिलेश जी फिर बाहर चले जाते हैं। फिर राघव और सुमित बताते हैं कि पापा को तुम बेहोश पड़े मिले, तुमको वहीं अस्पताल लेकर आए हैं और सारी बात बताते हैं। फिर राजू कहता है कि पापा के साथ हमने कितना गलत किया, फिर भी उन्होंने हमारा साथ दिया। पापा को बुलाओ भैया, मैं भी उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। फिर जब अखिलेश जी आते हैं तो राजू उनसे माफ़ी मांग लेता है। अब उन सबको अपनी गलती का एहसास हो चुका था और अब वे सब एक साथ घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसी ही वीडियोस के लिए। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलती हूँ नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों। अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।